अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। मुल्क में जो सियासी डेडलॉक बरकरार था हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, उस पर अब कुछ पेशरफ्त होती हुई और उसके इनिशियल साइंस दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज़ भी हुकूमती वज़रा की तरफ से इस पर गुफ्तगू की गई कि अगर उनको एक मीनिंगफुल डायलॉग की गारंटी दी जाए तो वो इस पर आगे ज़रूर बढ़ेंगे और बढ़ना भी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की कि बात किए बगैर मामलात का हल निकालना और मुल्क को आगे ले जाना पॉसिबल नहीं है। आज हमने ये देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने ये बात की कि मैं अपना दफ्तर और अपना घर खोलने के लिए तैयार हूँ, अगर इस पर कोई मुज़ाकरात करने हैं तो इस प्लेटफॉर्म से शुरू कर लिए जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की जो तहरीक थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका जो डिले था उसकी वजूहात भी सरदार लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से बताई गई कि क्या थी, क्यों उसको आगे किया गया। और वो ये थी कि अख्तर मैंगल साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब ने इमरान खान साहब से बात की और ये कहा कि इस तहरीक को डिले किया जाए, इसको मौखर किया जाए, जो कि खुशाइंद है। उसकी वजह यह है कि अगर इस बर्फ़ को पिघलना है तो इतने एक्सट्रीम इनिशिएटिव्स लेकर ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी तरफ PTI के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं। उमर अयूब साहब ने आज कौमी असम्बली के इजलास के बायकॉट की बात की। उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारे मेंबरान को प्रेशराइज़ किया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी, घरों पे छापे मारे जाएंगे, जिस तरह पहले भी हमने ये देखा कि ये बात की गई PTI की तरफ से कि उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको रिज़ाइन करने पर प्रेशराइज़ किया जा रहा है। असद कैसर साहब ने भी ये बात की। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये ख़त्म नहीं होगा बात आगे बढ़ नहीं सकती और कौमी असम्बली के इजलास का भी वो हिस्सा नहीं बनेंगे, उसका बायकॉट करेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब की फॉर्म में भी एक बड़ा चैलेंज हुकूमत को दरपेश है और वो एक तहरीक चलाने का इंदिया भी दे चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि ईवान में नहीं मैदान में फ़ैसला होगा। अगर जो मदारिस का तरमीमी बिल है उस पर कमिटमेंट पूरी नहीं करती हुकूमत, तो ये भी शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि क्या ये वजह है कि हुकूमत फ़ील करती है कि अगर तमाम फ्रंट से उन पर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया तो PTI से बातचीत शुरू कर ली जाए, या फिर असल मसला ये है कि गारंटी कौन देगा और कौन सालसी का किरदार अदा करेगा जो गारंटी दे कि अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो तहरीक इंसाफ या हुकूमत उससे पीछे ना हटे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेक्रेटरी इत्तला तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वकास साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, एक तरफ मुज़ाकरात की बात तो आगे बढ़ी है कुछ ना कुछ और एक डायलॉग आगाज़ उसका हो रहा है कि होना चाहिए, एटलीस्ट एक कन्विक्शन दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जो मीनिंगफुल मुज़ाकरात हैं वो तभी हो सकते हैं अगर खान साहब बज़ाते ख़ुद इसका इजहार करें, क्योंकि पार्टी में जो लोग हैं उन पर ख़ुद कॉन्फिडेंस नहीं है खान साहब को। तो इस पर क्या मौक़िफ़ है PTI का? मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब की जो ये बात है ये बेतुकी बात है, इसलिए कि अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने खुद ये मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। इमरान खान साहब ने जिस दिन ये मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी और जेल से अडयाला से उमर अयूब खान साहब के थ्रू हमें ये कन्वे किया, तो जैसे ही उमर अयूब खान साहब वहां से निकले उनको अडयाला के बाहर जमानतें होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब इस किस्म की बेतुकी फजूल बातों का फायदा नहीं है। ख्वाजा साहब जो है उनको काफी अरसा हो गया है इस किस्म की पार्लिमानी सियासत करते हुए। इमरान खान साहब की तश्कील करदा कमेटी को पूरा इख्तियार है कंसर्न क्वार्टर्स से, चाहे वो कोई भी हो जो मीनिंगफुल डायलॉग रखने की कैपेबिलिटी रखता है करने की, तो उसके साथ बात करने का इख्तियार है। ठीक। और इसके अलावा लेकिन आज जिस तरह से उमर अयूब साहब ने इजलास का बायकॉट कर दिया कौमी असम्बली में, उन्होंने ये कहा तब तक नहीं आएंगे जब तक ये धमकियां अरकान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर नहीं किया जा रहा। इस हवाले से जो बात हो रही है इसको रुकना चाहिए। बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया उमर अयूब खान साहब ने। मैं समझता हूँ थोड़ा एजिटेट किया। यार ये कोई मजाक है, कोई तमाशा है? तुम हमारे बंदों को इस्लामाबाद जो है वो उनका कत्ल भी करो, उन्हें शहीद करो, हजारों को गिरफ्तार करो, उन्हें जख्मी करो, मिसिंग पर्सन जो है वो बना दो। उसके बाद तुम हमारे MLAs MPs के घरों में छापे मारो, उनके घरों को रैंसैक करो, पुलिस को तुम लोग अपने मुलाजमों की तरह इस्तेमाल करो, उनको मतलब है कि उनको गुंडे बना दो, इसे यूनिफॉर्म फोर्स। वो जाते हैं लोगों के घरों के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, और वो भी 10-10 लाख के नुमाइंदे को, 6-6 लाख के नुमाइंदे को, MPA को। इस मुल्क का क्या तमाशा बना दिया तुम लोगों ने? ये कौन लोग हैं? ये कोई शर्म हया नहीं है इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पंजाब में और सेंटर में? क्या ये समझ रहे हैं कि सदा इनकी शाही रहनी है? मैं इनको बार बार कहता हूं कि जो वो दिन नहीं ना रहे हमारे, तो ये भी नहीं रहेंगे।
और फिर ये मुनासिब बात नहीं है। आप एक तरफ महजब मुआशरों के पास आप कासा लेके पहुंच जाते हैं भीख मांगने के लिए, इधर आप बदमाश बने हुए अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों को मारते हैं, अवामी नुमाइंदों के साथ आप ये हरकत करते हैं, पार्टी वर्करों के साथ ये हरकत करते हैं, तो उसके ऊपर हम पॉलिटिकली एजिटेट भी ना करें, तो उसके ऊपर एहतजाज भी ना करें। असद कैसर साहब को कौन प्रेशराइज कर रहा है रिजाइन करने के लिए? असद कैसर ने तो नहीं कहा कि उनको रिजाइन कर रहे हैं। असद कैसर ने जो तकरीर में बात की थी उन्होंने ये कहा था कि उनके एमएनएज को रिजाइन के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, नहीं तो ये आपको लगता है हुकूमत ये प्रेशर एग्जर्ट करवा रही है? देखिए जी, हमें तो हुकूमत ही सामने नजर आ रही है ना। हुकूमत ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहती है, हुकूमत ही उनको कहती है कि इधर रिजाइन करो, उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़ो। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर हुकूमत की तरफ से आपको ये लगता है इस नौयत का प्रेशर है, तो फिर एक तरफ जब वो खुद मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो फिर आप अगर मुज़ाकराती कमेटी बना चुके हैं, आप लोग पता नहीं, मुझे मीडिया के दोस्तों की समझ नहीं आती। मैं 5 दिन से चीख रहा हूं। हमने आपको कहा है कि हम सिर्फ हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं। हमने आपको कहा है कि कंसर्न क्वार्टर्स के बगैर ये मामला मुकम्मल नहीं हो सकते। अब राना सनाउल्लाह का आपने कल बयान नहीं सुना? वो कह रहा था जी कि हम एस्टेब्लिशमेंट के बैठाए बगैर वो भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। तो आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आती, हम क्यों घुमा फिरा के सवाल करते हैं? नहीं, वो समझ इसलिए नहीं आती कि एक पॉइंट पर अगर आप ये कह दें कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, फिर आप ये कह दें फरिश्ता हो, इंसान हो, सबसे बात हो जाएगी, तो फिर ये समझ आने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए ना। एस्टेब्लिशमेंट में फरिश्ते और इंसान एस्टेब्लिशमेंट में भी होते हैं और हुकूमतों में भी होता है। ये चीजें दोनों साइड से पाई जा सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, जो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने अपने गुड ऑफिस प्रोवाइड करने की बात की है कि मेरा ऑफिस, मेरा घर हर वक्त हाजिर है, उस पर कोई कॉन्फिडेंस है आपको? वहां से आगाज हो सकता है इसका? देखिए, सरदार अयाज सादिक जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। मैंने उनकी वो वीडियो सुनी है जिसको आप रेफर कर रहे हैं, और ये उनका एक अच्छा जेस्चर है कि वो अपने आप को जो है वो पेश कर रहे हैं। अब और मैं ये समझता हूं कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस को इसी किस्म की कोशिश ही करनी चाहिए। उसे पार्टी नहीं होना चाहिए, ना वो होता है इन लेटर इन स्पिरिट। तो इसमें पार्टी अपना मौकफ जो है वो एक मीटिंग के बाद उस पर डिलिबरेट करेंगे और फिर उस पर देंगे। अभी तक तो हमने पहले कहा था कि शहादतें भी हमारी हैं, हुकूमत हमसे ये तवक्को ना करे कि हम इनके दरवाजों पे आके लेट जाएंगे और तरले करेंगे। अगर किसी ने कोई सॉफ्ट तकरीर कर दी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्योंकि वो मुफाहमत की बात करता है, वो इंतशार खत्म करने की बात करता है, तो उन्होंने ये सारी कमजोरी समझने लग जाए तो फिर ये बड़े बेवकूफ। अच्छा, और मरवत साहब ने कहा 24 से 26 नवंबर के दरमियान एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत हो रही थी, रिलीफ भी मिलने वाला था, कि हुकूमत ने होने नहीं दिया ये सब कुछ। मरवत साहब अपनी बात का कुछ जवाब दे सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे। मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बातचीत नहीं है। हम तो हमेशा एंगेजमेंट की बात करते रहे, डायलॉग की हमने बात ही नहीं की। और शेख साहब, जो सिविल नाफरमानी पे आपका जाती मौकिफ था, अब उस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो कॉल मौखिर हुई है, जो खोसा साहब कह रहे हैं कि अचकजई साहब ने, अख्तर मेंगल ने खान साहब से बात की और इसको डिले करवाया, आप समझते हैं कि इसको मौखिर होना चाहिए था? अब देखें, मेरा मौक़िफ़ अगर आपको याद हो, जो मैं कहता रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों से, मैं यही कहता रहा हूँ कि खान की कॉल है, इसे खान ही डिले कर सकता है, खान ही वापस ले सकता है, हम में से किसी के पास ये इख्तियार नहीं। तो ऐसे ही हुआ। हलीमा खान साहबा ने जो गुफ्तगू बाहर आके की है, क्योंकि हम सियासी लोगों को तो मिलने दे भी रहे, हलीमा खान साहब ने यही कहा कि खान साहब को जिस वक्त ये मैसेज दिया गया पार्टी और एलाइज की तरफ से, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि ठीक है, ये 2 शराइत है, इन शराइत के ऊपर अगर बात होती है तो ठीक है, तो तब तक के लिए हम इसको डिले कर लेते हैं। अगर ये उसके ऊपर नहीं डिलीवर करेंगे तो करेंगे। और जो शौकत यूसुफ जई साहब कह रहे हैं कि खान साहब से जिसकी भी मुलाकात होती है वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और फिर बात में इतनी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, तो इसको बैन कर देना चाहिए। और वो उनके जज्बात है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, और उसमें शायद हकीकत भी है। जब एक ही गुफ्तगू को 4-5 आदमी अपने अंदाज से बाहर आके बयान करते हैं, तो फिर मेरे जैसे लोगों के लिए और पार्टी के कई लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाती है। आई थिंक ही इज राइट टू सम एक्सटेंट, यस। अच्छा, और इस पे जो खान साहब का अपना बयान था कि मैंने देखा है मेरी पार्टी के बहुत से लोग हुकूमती लोगों के साथ खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे हैं, तो मैसेज ये कन्वे हुआ कि शायद वो कहना ये चाह रहे हैं कि आप उनके साथ दिखाई भी ना दें, मुज़ाकरात तो दूर की बात है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं था।
इसका मतलब ये था कि वो कई लोगों की तकरीरों से ये इंप्रेशन आया, जो अखबार वालों ने, कोई ऐसे चैनल्स हैं जो अखबारों के भी मालिक हैं, उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया कि जैसे शायद बिल्कुल इन एक दो लोगों की तकरीर की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेट गई है हुकूमत के सामने। तो अगर मैं भी इमरान खान साहब की जगह होता तो मैं ये अखबारें और खबरें पढ़ने के बाद मैं भी यही कहता, खान साहब ने तो फिर कोई गलत बात नहीं की। अच्छा। मगर हकीकत में वो गलत रिपोर्टिंग हुई है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जो कुछ लोगों ने वो तकरीरें की, तो उसमें लोगों खसूसन मीडिया में चंद भाइयों ने सिर्फ अपनी मतलब की बात निकाल के 10 मिनट की तकरीर में 1 मिनट का चंक दिखा दिया, उसका सियाक़ सबाक़ नहीं दिखाया। अच्छा, और उससे फिर जी, और जो मुतालिबात की आपकी फहरिस्त थी, अगर उन पर कोई डायलॉग ना हो तो वो एक्सेप्टेबल होगा? 26वीं आईनी तरमीम या असीरान की रिहाई या खान साहब की अपनी रिहाई, इसके अलावा कोई? असीरान की रिहाई के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं ना, 26 के तारीख या 9 मई के केसेस के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, दैट इंक्लूड्स असीरान। और फिर जुडिशल कमीशन का मतलब क्या है कि सारा गलत हुआ है, जब वो ठीक होगा तो असीरान बाहर आएंगे ना, असीरान के बगैर तो कोई बात हो ही नहीं सकती ना भाई। अच्छा, और इसके अलावा जो एक मोहसिन बेग साहब जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने दावा किया कि तमाम मामला तय पा चुके थे, लेकिन वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाने का जब कहा गया तो फिर जो है ना वो प्रोसीड नहीं कर सकी बात के वीडियो पर आकर आप कन्फेस करें कि 9 मई को जो कुछ हुआ या बाकी जो जुराइम थे कोट अनकोट पीटीआई के, जब वो ये कंसर्न पैदा हुआ कि ये लीक ना हो जाए वीडियो, इसीलिए डेडलॉक क्रिएट हो गया, ऐसा कुछ हुआ? सो मैं मोहसिन बेग साहब से बड़े एहतराम से इख्तिलाफ करता हूँ और मैं उनकी इस बात से एग्री नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज नॉट द केस। अच्छा, और मौलाना साहब की जो करंट एक्टिविज़म आप देख रहे हैं मदारिस बिल के ऊपर, वो कह रहे हैं किसी सूरत तरमीम कबूल नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि ईवान में नहीं, मैदान में फ़ैसला कर लेंगे फिर हम। अगर वो एक तहरीक चला दें, धरना दे दें या एक जलूस की सूरत में आ जाएं इस्लामाबाद, तो फिर आप उनको सपोर्ट करेंगे या आप इस पर न्यूट्रल रहेंगे इस सारे? देखिए, जब हम 24 को गए हैं तो हमारे साथ तो कोई पार्टी नहीं गई, हालांकि हमने एंगेज किया 26वीं तरमीम के हवाले से भी, हमारे साथ तो कोई नहीं गया। तो अगर मौलाना साहब इस हवाले से हमारी क़यादत और जिम्मेदारान को अप्रोच करेंगे, जब वो अप्रोच करेंगे उसके बाद हम इसके ऊपर बैठ के फैसला कर लेंगे और फिर इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में हम अपना डिसीजन भी ले लेंगे। तो वैसे आपको नहीं लगता कि वो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो अलायंस थी उसको ज़रा आपको दोबारा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है? नहीं, कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं। आप देखेंगे 24 के बाद BDA से मुलाकातें, 24 के बाद अचकजई साहब से को थोड़ा सा एक्टिव किया दोस्तों ने, जाके MWM को दोबारा वो किया, तो दे आर एक्टिव नाउ, और बल्कि उसको तो बढ़ाएंगे भी सही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुज़ाकरात के हवाले से जो हम बातें सुन रहे थे, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जनरल रिटायर्ड फैज़ साहब का जो कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, इसके बाद तो मज़ीद इम्कान ख़त्म हो गया है बातचीत का, लेकिन हो उससे कॉन्ट्ररी रहा है कि बातचीत के हवाले से अब ख़बरें गर्दिश करना शुरू कर चुकी हैं। इसके साथ साथ क्या जो स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश है इसको कबूल किया जाएगा, या फिर जो PTI का पहले का मौक़िफ़ था कि बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी, और PTI के बहुत से लोग, शरफ मरवत साहब ने भी ये बात की कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही थी और 22 से 24 नवंबर के दरमियान भी मामला आगे बढ़े, लेकिन हुकूमत ने रोड ब्लॉक क्रिएट कर दिया। क्या उसमें सदाकत है या इसमें, और ये मामला कैसे प्रोसीड करेंगे? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहसिन बेग साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। अयाज खान साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ, ये जो मुज़ाकरात का मिशन इम्पॉसिबल था, क्या लगता है आपके इसमें कुछ बर्फ़ पिघली है, मामला आगे बढ़े हैं? क्योंकि जो स्टांसेस थे दोनों पार्टीज़ के, चाहे वो तहरीक इंसाफ की बात कर लें, नून लीग की कर लें, तो मुतालबात इस नौयत के थे कि 26वीं आईनी तरमीम वापस ले लें, खान साहब को छोड़ दें, असीरान की रिहाई हो जाए। उसमें से कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वे फॉरवर्ड देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल है। आपको पता है ना, इस मुल्क में चीज़ें अचानक से नहीं हुआ करती, बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। ये भी बहुत देर से चल रही थी। आज जैसे स्पीकर साहब ने अपने ऑफिस दे दिए हैं कि जी सहूलतकार बनने के लिए वो तैयार हैं। सहूलतकारों की बहुत ज़रूरत होती है इस मुल्क में, उनके बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। और यकीनन जो आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से तो शायद उस तरह से नहीं था, इमरान खान साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा वो था कि नहीं जी, जैसे ये पहले तो
सबसे ज्यादा वो हमेशा ये कहते थे चोरों से मैंने बात ही नहीं करनी। बिल्कुल। तो बात तो कहीं और करना चाह रहे थे वो, लेकिन मुझे लगता है कि वहीं से कहीं से जहां वो बात करना चाह रहे थे कोई इस तरह के इशारे आए हैं कि ठीक है आप बात तो शुरू करें और चीजें बेहतरी की तरफ, और ये बहुत अच्छा है ये बात करना। उसकी वजह ये कि इस तरह से हालात नहीं चल सकते। आपने IMF से प्रोग्राम तो ले लिया, बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमी आपकी थोड़ी बेहतर भी हो गई, लेकिन इसको आगे भी लेके चलना ना आपने। ये तो नहीं कि किस्ताई खा जाएंगे और उसके बाद फिर आप उसी तरह से दोबारा उस पोजीशन पे चले जाएंगे। इसके लिए भी हम तो बार बार कहते रहे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन वो गवर्नमेंट का भी एक आपको पता है ना हनीमून पीरियड होता है, उसमें उनको लग रहा होता है कि जी बस सब गुडी गुडी है, हमें तो किसी ने कुछ कहना नहीं, तो इसलिए हमें क्या जरूरत है किसी से बात करने की, और फिर उस पार्टी से बात करने की जो बात ही नहीं करना चाह रही थी। अब चूंकि उधर से भी बर्फ पिघली है और शदीद सर्दी में बर्फ पिघलना तो आपको पता ना और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के हवाले से अब मौकिफ से कुछ पीछे हट गए हैं? वो तो नजर आ रहा है, जैसे कहा जैसे अलीमा खान कल कह रही थी कि उन्होंने कहा ये हुकूमत से बात करने के लिए कमेटी बनाई। ठीक, जो आपको पता ना कल राना सना भी कह रहे थे कि भाई आपने कमेटी बना दी, हमें बताया नहीं किस लिए बनाई, कि नहीं हमने 5 रुकनी कमेटी बना दी मुज़ाकरात के लिए, बताएं तो सही ना, हमसे मुज़ाकरात करने हैं। तो मेरा ख्याल है चीजें आगे बढ़ने की तरफ जा रही हैं। मोहसिन बेग साहब, ये जो PTI की तरफ से कहा गया, अब उसमें आपको पता है कि हर पार्टी में डव्स और हॉक्स दोनों होते हैं। PTI में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये बात करते हैं कि किसी सूरत नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चलनी चाहिए। अब आकर आपको लग रहा है कि एक पॉइंट पर आ चुकी है कंसेंसस के साथ तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये फील कर लिया है कि अब रास्ता अगर आगे बढ़ना है तो वो बातचीत से ही बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया। ऐसा है, मुजम्मिल के बात इन्होंने, मैं खान साहब की बात भी सुन रहा था, इस पार्टी में जो आपका सवाल है उसमें सिर्फ एक ही बंदा है जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से फैसले करता है बगैर सोचे समझे कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी फ्यूचर में मुल्क के लिए, आवाम के लिए। तो मैं अभी ये समझ रहा हूँ, और मेरा मुझे नॉलेज भी है कि इन्होंने 10 दिन पहले जेल के अंदर मुज़ाकरात किए, और जिनसे वो मुज़ाकरात करने चाह रहे थे उन्हीं से ही किए। और खान साहब ने भी कहा कि सहूलतकारी स्पीकर साहब कर रहे हैं, तो अगर अपने ही मुल्क का कोई सहूलतकार हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खान साहब ने बाहर के सहूलतकार भी डाले थे। अच्छा। और जो अडयाला जेल भी गए थे। अच्छा। तो ऐसी सूरत में डायलॉग तो एंड ऑफ द डे टेबल पे ही होना है जो होना है। एजिटेशन करके देख लिया, यलगार करके देख ली, 2 प्रोविंस के फेडरल के खिलाफ एक्शंस देख लिए। तो मैं ये समझता हूं कि सेंस परवेल की है, डायलॉग होने चाहिए। जो इनके क्राइम हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, वो एक प्रोसीजर है, वो चलेगा, लेकिन डायलॉग ये असेंबली में मौजूद हैं, काफी तादाद में है। इनको चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और जो गवर्नमेंट है जैसी कैसी भी है, जो भी इनको नाम ये दे रहे थे, एंड ऑफ द डे आपने बैठना उन्हीं के साथ। नहीं बेग साहब, आप मेंटेन करते हैं उस बात को जो आपने कही थी कि डील हो चुकी थी, वीडियो बयान देने का मामला था, वहां पर डेडलॉक आ गया? आप कौन रिकॉग्नाइज करते हैं सर? नहीं, कोर्ट तो किया, आपको कोर्ट तो किया जा रहा था गालिबन कि खान साहब के साथ बात हो चुकी थी, रिहाई तक मामला पहुंच चुके थे, लेकिन अल्टीमेटली ये कहा गया कि आप एक वीडियो बयान दे दें और कन्फेशन कर लें, और वहां पर डेडलॉक आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है, और वरना ये डील थ्रू थी और सहूलतकार भी यहाँ के नहीं थे, और ये अगर वो वीडियो बयान जारी कर देते, जो कि मैं इनकी जिद थी कि ये पब्लिक ना किया जाए खान साहब की, तो ये आज KPK में होते और ये इनकी बेल्स भी हो जाती। मकसद ये है कि आप इतना रियासत को थ्रेट करके, रियासत को इतना और रियासती इदारों को इतना थ्रेट करके आप समझेंगे कोई आपके साथ नेगोशिएशन टेबल पे बैठ जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। आपने अगर डायलॉग का या कोई तरीका करना है तो वो आप एक सॉफ्ट तरीके से करेंगे, ठीक, पॉजिटिव सोच रख के, तो आपको उसका भी पॉजिटिव जवाब मिलेगा। पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए आप कहें जी सिविल डिसोबीडियंस कर दें और रेमिटेंस ना भेजें
IMF का प्रोग्राम रुकवा दें, आपने हर वो काम किया जो इस मुल्क को डैमेज कर सकता है, जो कि आपके लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अतर साहब, ये जो बेग साहब बात कर रहे हैं कि डील वाज ऑलमोस्ट डन और वीडियो बयान देने पे मामला फंस गया, अगर ये हो जाता या हो जाए तो फिर ये शहबाज सरकार का क्या बनेगा? देखें, फिर तो इसका मतलब है कि खान साहब जेल में बैठे हुए डील नहीं ले रहे। मसला ये है कि बातचीत पहले भी वो ये कहते थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, एक उनका मौक़िफ़ है, अब हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जो बातचीत हो रही है वो रऊफ हसन साहब ने भी, जिस तरह अभी बेग साहब भी फरमा रहे थे, बिल्कुल रऊफ हसन साहब ने भी मेरे साथ बात करते हुए कंफर्म किया कि 24 तारीख को भी हमसे इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया और हमें कुछ पैगामात भिजवाए और उसके बाद भी राब्ता खत्म नहीं हुआ। तो राब्ते तो हैं। अब जहां पे हमें कहीं लचक नजर आ रही है तो खान साहब के रवैये में तो हमें कोई लचक नजर नहीं आ रही। उन्होंने तो कोई वीडियो पैगाम जारी नहीं किया, उनका तो ट्विटर भी वही कह रहा है, वही वो जलियांवाला बाग का जिक्र कर रहा है। और अगर कहीं से हमें लचक नजर आ रही है तो हुकूमती साइड नहीं। वो फवाद चौधरी ने आज मशवरा दिया कि अपना ट्विटर खामोश करवा लें अगर आगे बढ़ना है आपने तो। आप फवाद साहब का आप देखते हैं, खान साहब मशवरा मानते हैं या नहीं मानते, वो तो बहुत सारे दोस्त उनको मशवरा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल सिचुएशन अब ऐसी होगी कि हुकूमत के लिए, निजाम के लिए इसको सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। एक दो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गए बीच में, 26 नवंबर में आपको पता है हलाकतें भी हुई, वहां पे आलमी सतह की वो एक खबर बन गई, अमेरिका में भी एक तब्दीली आ रही है। तो ये सारा माहौल ऐसा बन गया है कि जिसके अंदर चीजों को अब किसी ना किसी तरफ तो लेके जाना है। लेकिन ये बात होती है या नहीं होती, खान साहब उनसे डील कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, उनकी हुकूमत आ जाती है, ये मैटर नहीं करता। ये सारी इलामात हैं। बीमारी यहाँ पे मुजम्मल ये है कि आइन और कानून की अमलदारी नहीं है। अगर हम यहाँ पे तीनों बैठ के इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं कि यहाँ पे बातचीत किसी और की मर्जी से हो रही है तो फिर सलाम है हमारी जमहूरियत को। फिर क्या यहाँ पे जमहूरियत है? यहाँ पे ये तो डिकोस्ला है ना एक। नहीं अतर साहब एक और मसला है ना, अब ट्रस्ट किस पे करे अवाम? अब आपने जिस तरह से रऊफ हसन साहब को कोट किया, बहुत से सहाफ़ी बात ये कर रहे हैं, मुनीफ फारूक साहब ने ये कहा कि जो PTI के पार्लिमानी लीडर्स हैं वो तो तरलों पर और मिन्नतों पर आ चुके हैं कि हमसे बात कर लें। एक तरफ आप जिनको कोट कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमसे राब्ता किया जा रहा है। ये तो एब्सोल्यूट कंफ्यूजन है, कौन किससे बात करना चाह रहा है मालूम ही नहीं है किसी को। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुख्तलिफ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं, पर जो कुछ रियलिटी है वो तो हमारे सामने है। रियलिटी क्या, इमरान खान के बयानात में कोई नरमी आई? इमरान खान के ट्विटर में कोई नरमी आई? क्या उन्होंने जिनको ब्लेम करते थे उसमें कोई नरमी आई? मैं कहता हूं ये बहस ही नहीं है। बहस ये है कि इस मुल्क में कौन सी हम जमहूरियत चाहते हैं। हमें एक चीज के ऊपर वाजे होना चाहिए, चाहे इमरान खान किसी और से बात करके इक्तदार में आना चाहता है वो गलत है, या फिर इस वक्त कोई और किसी के कंधे पे बैठ के इक्तदार में आए हुए वो गलत है। जब तक ये चीजें होती रहेंगी असल बीमारी उधर ही रहेगी। बीमारी वही है कि आइन की अमलदारी, रूल ऑफ लॉ करेंगे तो मसाइल हल होंगे। बिल्कुल रूल ऑफ लॉ इशू है। अयाज साहब, ये आपको लगता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, जो अतर साहब ने भी बात की, कि एक्चुअल लीडरशिप से ज़्यादा बड़ा मसला PTI का सोशल मीडिया बन गया है? क्योंकि वहाँ पे जलियांवाला बाग से शुरू होके, ची गवैरा से शुरू होके और शेख मुजीब तक की वीडियोस लगाना, और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये जो अमेरिका से ऑपरेट होता है ये हमारे भी हाथ में नहीं है, PTI के अपने लोग इससे तंग हैं, तो उसका कुछ करना चाहिए या वो ऐसे ही जारी रहना चाहिए PTI? अच्छा, उसमें होता ही है कि मीडिया का इन्फ्लुएंस तो होता है, शुरू से है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया लीडरशिप्स पे, क्योंकि वो होता ही है ना कि आप कुछ काम करना चाह रहे होते हैं, वहां से इस तरह से वो यलगार शुरू हो जाती है कि जी इससे आप बात क्यों कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट। उससे आपने देखा इलेक्शन में जब PTI के टिकट्स तकसीम हो रहे थे, उस वक्त बेशुमार लोगों के सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से वापस हो गए, क्यों किसी वो सोशल मीडिया वाले ने कह दिया कि जी ये तो आपके मुखालिफ रहा है, आपने इसको वो कुछ ईमान उधर ज्यादा हो गया हुआ है सोशल मीडिया पे कि ये जो कह रहे हैं। और इसमें देखें मसला, ये कसूर इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने पहले दिन से, जब ये मुल्क आजाद हुआ था, हमने आर्ग्यूमेंट पे पाबंदी लगा दी। ठीक, आर्ग्यूमेंट पे पाबंदी लगाने का नुकसान ये हुआ कि काउंटर आर्ग्यूमेंट हम पैदा नहीं कर सके। मतलब उस दौर में फैज पे पाबंदी लगी कि जी वो दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर के लिए, भाई उसके मुकाबले में एक मीडियम से आया था ना एक आर्ग्यूमेंट, उसका जवाब उस मीडियम से जाना चाहिए था। आज ये मुआशरा यकीनन बहुत डिफरेंट होता, लेकिन चूंकि हमने हर चीज का, हर मसले का हल एक ही है कि यार बंद कर दो, इस पे पाबंदी लगा दो, और कुछ हमारे पास पल्ले है ही नहीं। मतलब सोच ही हमारी इतनी महदूद हो गई हुई है
अच्छा जी वो बसंत में वो डोर धाती इस्तेमाल हो रही है उसमें पाबंदी लगा दो। मतलब वो पाबंदियां लगाते लगाते हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब हम खुद अपने पे भी पाबंदी लगा लेनी चाहिए कि आज के बाद हमने बोलना ही नहीं है या बात ही नहीं करनी। इस तरह से मुआशरे नहीं चलते होते। तो हलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी कुछ किरदार अदा कर सकते हैं इसमें, ये पाकिस्तान चैप्टर जो पीटीआई का है, या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का बयानिया ही सर चढ़ के बोलेगा, गवर्नमेंट प्रेशराइज हो जाएगी? देखिए इशू गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं दोनों साइड्स की बात कर रहा हूं, और स्पेशली पीटीआई के हवाले से वो उधर इस पे इसका असरात ज्यादा है सोशल मीडिया के। बिल्कुल इस गवर्नमेंट को शायद इतना वो सीरियस उसको नहीं लेती, क्योंकि ये तो बेचारे कर ही नहीं सके ना इतनी कोशिश के बावजूद। ये तो वो कह रहे थे ना जब टिकटॉकर्स को इमरान खान मिला था तो कह रहे थे दसो यार किस स्टेज पे आ गया, टिकटॉकर्स ਨੂੰ मिल रहा है, इनको अंदाजा ही नहीं उसके बाद टिकटॉकर्स ने इलेक्शन में क्या रोल प्ले किया। तो ये तो वो सोचते ही बहुत देर से है ना, वो सोशल मीडिया पे बहुत आगे हैं पीटीआई वाले, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन बहरहाल वो जो एक अमेरिका के वाले से भी बात हुई है, अतर ने किया, बिल्कुल ठीक है, वहां रिजीम चेंज हो रही है तो उसके असरात तो आएंगे। और बेग साहब जो कह रहे हैं कि बैरूनी एलिमेंट्स भी ये डील करवाने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। कब नहीं हुए? नवाज शरीफ साहब की किसने कराई थी? अंदरूनी एलिमेंट्स ने कराई थी। छोड़े यार ये तो शुरू से चल रहा है। लेकिन इस पर जो कहा जाता है कि अब अमेरिका इंटरेस्टेड ही नहीं है पाकिस्तान में, या बाहर की जो ताकतें हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। पाकिस्तान में शायद ना हो, किसी लीडर में हो, क्या कहा जा सकता है? ठीक तो कुछ कहा तो नहीं जा सकता। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बेग साहब मुझे ये बताएं, 9 मई के हवाले से जो बयानिया था वो खासा परजिश करता हुआ आया है कि जिसने ये किया है उससे बात नहीं होगी, वो पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, वो एक्नॉलेज करें और वो अपोलोजाइज़ करें। लेकिन जो आप खुद कह रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़ गई थी, तो फिर हम ये समझें कि 9 मई का जो बयानिया था वो पीछे रह गया, अब आगे बढ़ना है उससे, ये फैसला हो चुका है पावरफुल क्वार्टर्स में। वो वीडियो स्टेटमेंट इन्हीं चीज़ों पे मबनी थी जो खान साहब ने रिकॉर्ड करवानी थी, एंड ही वाज एग्रीड कि मैं दूंगा। लेकिन जब वो सब चीज़ें हो गई तो उन्होंने कहा जी ये वीडियो रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी मुझे एतबार नहीं है, ये वीडियो लीक हो जाएगी। तो उस वजह से वो डील रुक गई। 9 मई मैंने आपको पहले भी कहा कि जो क्राइम खान साहब ने या उनके लोगों ने किए हैं वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे, उनका फैसला कोर्टों से होगा। लेकिन अगर उनकी रिहाई पर मबनी कोई डील है तो वो बिल्कुल थी और मौजूद है अभी भी। और जहां तक ये शो करना कि खान बहुत माचो और बहुत खड़ा हुआ है, वो लोग उसको जानते नहीं कि वो कितना खड़ा हुआ है। ये मेरे दोस्त जो कह रहे थे खड़ा हुआ है, इससे जरा ये मेरे ख्याल शायद उसको कभी मिले ही नहीं है। अगर मिले होते तो इनको पता होता कि वो कितना खड़ा रहता है और कितनी जल्दी वो अपनी बात से फिरता है। जो मर्द है ना मुजम्मल साहब, वो अपनी बात से फिरता नहीं है। मर्द में अल्लाह ताला ने मर्दों वाली क्वालिटीज डाली होती हैं, और लीडरों को भी लीडर अल्लाह ताला इसी क्वालिटीज की बेस पे बनाता है कि वो अपनी जबान पे, अपने कॉल पे कौम को एक जगह मुतहद करते हैं और कौम उनकी जबान पे लब्बैक कहती है। ये वो लीडर नहीं है जो खड़ा हुआ है। तो कहता था जी ये कह रहे हैं जमहूरियत और लॉ प्रवेल नहीं कर रहा, या खान साहब के दौर में लॉ प्रवेल कर रहा था। ये वो बंदा है जो जमहूरियत में बिलीव ही नहीं करता, इसने पार्लियामान चलने नहीं दी, इसने अपनी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दी आज तक। इसकी पार्टी में किसी और के पास इख्तियार नहीं है कि वो टेबल पे बैठ के कोई जो है वो जो कमेटी बनाई उनके पास क्या इख्तियार है, वो जाके नेगोशिएट करेंगे। तो लोग ये समझना नहीं चाह रहे। बड़ा डटा हुआ बहुत बड़ा लीडर है, वो खुदा के बंदो एक एजेंट है, उसका मोटो और था, लोग फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतना उसको महान करार देना, मैं ये समझता हूं कि तौहीन है हमारे माशरे की भी, जिस तरीके से वो लीडर अपनी बात से फिरता है और उसका नाम उसने यू टर्न रखा हुआ था। रह गई बात, आप देखेंगे इसी एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ के वो डील मांगेगा, और वो जो कह रहे हैं कि जी हमसे बात कर रहे हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आप उनसे बात कर रहे हैं। वो जो बड़के मार रहे थे कि जी डी चौक से हम नहीं जाएंगे, उनको निकाला किसने? ठीक भाई खुदा के वास्ते आप हकीकत को समझे। कुछ चीजें पब्लिक नहीं होती,
कुछ चीजें नहीं बेग साहब डी चौक से वो चले गए, लेकिन जो उसके बाद नैरेटिव बना उसका नुकसान तो सिर्फ हुकूमत को हो गया, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है या जिस तरह परसेप्शन डेवलप हुई। झूठ पर मबनी बयानियां पीटीआई का एक वतीरा बन चुका हुआ है। झूठ पर मबनी बयानियां, हलाकतें लॉ इन्फोर्समेंट की नहीं हुई, रेंजर्स नहीं मरी, पुलिस नहीं मरी, उनको बुलेट्स किसने मारी हैं? क्राउड से मारी गई है। अगर जो लोग क्राउड से फायरिंग कर रहे थे वो मरे हैं तो भाई आप लॉ इन्फोर्समेंट में इस तरीके से चढ़ नहीं दौड़ते। ये रियासत का कोई तरीका नहीं है कि एक मॉब पूरा रियासत की यूनिफॉर्म लोगों पे चढ़ दौड़े। तो मकसद ये है कि वो बैड इंसिडेंट है, मैं कहता हूं कि बैड इंसिडेंट है, लेकिन उसमें कसूर दोनों साइडों का है। आपने प्रवोक किया रियासत को, वो मना करते रहे कि आप डी चौक ना आए, और आपकी लीडरशिप कहती रही डी चौक ना जाए, आप बैठते संजानी। आज भी आपका मौकफ पूरी दुनिया में सुना जाता, लेकिन आपने हट धर्मी की और रियासत के पास चॉइस नहीं छोड़ी। सही। और रियासत जब रिएक्ट करती है तो इसी तरह करती है। चलें, जब उसके लॉ इन्फोर्समेंट के लोग मरेंगे तो वो आगे से यही रिएक्ट करेंगे। ठीक है। अतर साहब मुझे ये बताएं, ये फैज साहब का जो ट्रायल था, जो कोर्ट मार्शल था, उस हवाले से भी अब इस इशू को नथी किया जा रहा था कि अब जल्द, क्योंकि वो अपने कंक्लूजन पे पहुंचने वाला है तो इसीलिए ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन अगर बातचीत की ये सारी डिबेट शुरू हो चुकी है और अब आर्ग्यूमेंट किया जाएगा, बैठ के बात की जाएगी, तो ये तो उससे ऑपोजिट नहीं है जो कहा जा रहा था कि अब ट्रायल होने जा रहा है और ये भी उसी नरगे में आ जाएंगे। लग तो कुछ और रहा है। अच्छा, पहली बात जो मोहसिन बेग साहब ने कहा कि मैंने कहा भाई डटा हुआ है, मैंने वर्ड डटा हुआ यूज नहीं किया। जो जमीनी हकायक है वो बताएं। बहुत सारे यहाँ पे जो अकले कुल हैं वो दानिश्वर कहते थे 1 हफ्ता जेल में नहीं गुजारेगा, ये तो कोकेन पीता है, ये तो नशा करता है, ये तो महीने में चीखे मारेगा। वो पूरी कौम ने देख लिया कि क्या हुआ। इस वजह से जो हकायक के करीब चीजें हैं जो सामने नजर आ रहा है वो सबको नजर आ रहा है। मैं, आप या कोई और मौजूद शख्सियत अकले कुल तो नहीं है। अगर अवाम का इज्तिमाई शऊर किसी को वोट दे रहा है तो क्या वो सारे जो है बेशऊर हैं और हम अकले कुल हैं? नहीं। जमहूरियत में आप इज्तिमाई शऊर के ऊपर इन्हिसार करते हैं। इज्तिमाई शऊर जो फैसला करता है उसको आपको मानना पड़ता है। वक्त के साथ वो रेक्टिफाई भी हो जाता है, वक्त के साथ पता भी चल जाता है वो दुरुस्त था या फिर वो गलत था। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये भी कहा कि मैं उससे कभी मिला नहीं। जब कोई इख्तिदार में होता है, मुझे शौक नहीं है कि मैं इख्तिदार के ऐवानों में घुसूं। हाँ, बहुत दफा उससे मिला हूं जब उसको उतार दिया गया था। कभी भी वज़ीर आज़म हाउस नहीं गया, सिर्फ उस दिन गया था जिस दिन उसकी हुकूमत खत्म होने वाली थी। तो ये एक छोटा सा फर्क नहीं। वो बेग साहब कह रहे हैं अडियाला जाकर भी मिलाएं ताकि पता चल जाए खड़े हैं कि नहीं खड़े। नहीं, वो मुझे क्या जरूरत है जो यहाँ पे बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि 1 हफ्ता नहीं रहेगा, मुझे भी टाइम दीजिएगा। बेग साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये भी 1 महीना और जेल में रहने वाली बात भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अल्लाह की कसम मैं इनको साथ लेके जाऊंगा और मैं दिखा दूंगा कि ये कैसे रह रहा है। अच्छा। जेल वो चॉइस से नहीं रह रहा, मजबूरी से रह रहा है। लेकिन बेग साहब रहते रहे ना, बेग साहब बनो के रहते रहे ना। नहीं, वो अयाज साहब भी कह रहे हैं बाहर तो नहीं गए, रहते रहे। मेरे कायद की तरह गया तो नहीं ना, रह रहे उथे 7,500 बंदा रह रहे हैं, वो अपनी चॉइस ना रह रहे हैं। अतर साहब कंप्लीट कर लीजिए आप। जी जी, आप अपना क्वेश्चन दोहरा दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन मैं वो एक तो ये जो था बयानिया उसकी तो बात आपने कर ली, लेकिन जो फैज साहब के ट्रायल की बात हो रही थी, अब कहा यह जा रहा था कि अब बातचीत के दरवाजे बंद होने हैं, यहां तो दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली वही मैंने कहा ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें जिससे पता ये चलता है कि ऑब्वियसली दबाव हर तरफ को महसूस किया जा रहा है। अगर तहरीक इंसाफ को आप देख लें, उनकी भी लीडरशिप आपको कहीं रूपोश नजर आती है, कहीं पे उनमें इख्तलाफ नजर आता है, जमात के बहुत सारे मसाइल हैं। दूसरी तरफ आप देख लें कि पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें हुकूमत में हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी है, जिस तरह हमने माजी में शायद ही उसकी कोई नजीर मिलती हो, पर उसके बावजूद वो इस्तेहकाम नहीं ला सक रहे। तो ये मसला है कि दोनों तरफ ये मसाइल हैं। जहां तक जनरल फैज साहब के केस का ताल्लुक है, उसको भी खान साहब से जोड़ा जाता है। मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि इस सिस्टम के अंदर देखें, जरदारी साहब हो, बीबी हो, मियां साहब हो, हर किसी ने इस सिस्टम के अंदर नाइंसाफियां जो है वो एक्सपीरियंस की हैं। हर किसी के साथ यहाँ पे ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन हमने अपनी हालिया तारीख में किसी लीडर को पाकिस्तान के अंदर 1.5 साल जेल में रहते हुए सिस्टम को ऐसे चैलेंज करते हुए नहीं देखा, और फिर उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि अब जनरल फैज का जो केस है उसको भी खान साहब से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो लास्ट टाइम ISPR ने कहा, हालांकि खान साहब ने कहा था कि नेशनल एसेट है वो, असासा है कौम का, फिर भी
जी जी, वो तो खान साहब के हवाले से दूसरे दोस्त भी कहते थे कि ये कौमी असासा है, तो फिर उन्होंने उनके साथ क्या किया, ये सारे ही एक दूसरे को हर मौके के ऊपर असासा करार देते हैं। तो यहाँ पे मसला ये है कि जब तक हम इस मुल्क में आइन कानून और इस मुल्क की आवाम को असासा नहीं मानेंगे तो इसी तरह के असासे हमें मिलते रहेंगे, कभी एक साइड से कभी दूसरी साइड से। ठीक है अयाज साहब, एक और सरदर्द हुकूमत के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना हो जाएगा आपको लगता है, या मना लेंगे उनको? मौलाना को तो मना लेंगे, मौलाना अच्छे आदमी है, वो एक हद से आगे नहीं जाया करते कभी भी, बड़े समझदार आदमी है। आपने देखा बीच में एक दफा डिफेंसिव हो गए थे वो, जब हाफिज ताहिर अशरफी ने वज़रा के साथ मिलके की थी, उसके बाद फिर उन्होंने ताकत पकड़ी मुफ्ती मुनीब और उनको तकी उस्मानी साहब को साथ बिठा के, लेकिन स्टिल वो उनसे मामलात इनके हो जाए। जरदारी साहब से इतनी दूरियां कैसे हो गई? इतनी कुर्बत थी पहले तो। देखिए वो पीडीएम के सुर्खेल वो थे और गालिबन उन्हें कहा गया था या वो समझ रहे थे कि प्रेसिडेंट मैं बनूंगा, तो वो तो बनती है ना यार, इतनी दूरी तो बनती है। जब आप प्रेसिडेंट नहीं बन सके और जरदारी साहब बन गए तो फिर ये तो क्या ये भी एक फैक्टर है कि गवर्नमेंट भी एक सॉफ्ट स्टांस ले रही है पीटीआई को लेके, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर जेयूआई सड़कों पे आ गई तो हमारे साथ कौन रहेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जेयूआई फैक्टर होगा इसमें, गवर्नमेंट के स्टांस के नरमी में। ये वही फैक्टर है जो जिनकी वजह से ये मुज़ाकरात भी शुरू हो रहे हैं। कोई और फैक्टर इस तरह से यहाँ कारगर होता नहीं है इस मुल्क में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, अतर काज़मी साहब, अयाज खान साहब थे। एक ब्रेक यहाँ पर शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।